एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के हमारी इस क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। एंड आज हम पढ़े वैसे नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बट आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो कि लास्ट चीज़ है इस चैप्टर से रह गई है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देने वाले हैं, पूरा चैप्टर समाप्त कर देने वाले हैं। तो यस, इसी बात पे चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी एक एक क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में गिवन है, मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। और याद रखिएगा किन क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और कहाँ जाएंगे भाई? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। चैप्टर के मीनिंग की बात कर दी कि भाई पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो यही बता दो। चलो भाई बता देंगे। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन द लायबिलिटी, इसको एक्सप्लेन करा जाता है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो यार पीपल एज अ रिसोर्स का ये मतलब होता है कि आप पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हो, वर्किंग पॉपुलेशन जो है कंट्री की उसको रेफर कर रहे हो, क्योंकि वही पॉपुलेशन आपके लिए एक रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। तो कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि कंट्री की इनकम, जो नेशनल इनकम है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, उस पॉपुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्टिव स्किल्स, उनके एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं बेसिकली। दूसरी चीज ये है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक एसेट है इकोनॉमी के लिए रादर देन अ लायबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स को हमें एक्सप्लेन करना है एज एन एसेट रादर देन अ लायबिलिटी। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट बन सकती है, रिसोर्स बनकर वो एक वैल्यू ऐड कर सकती है रादर देन अ लायबिलिटी, ना कि बोझ बनना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे ये है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। तो जब पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करी जाती है, उनकी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी जाती है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाती है, एजुकेशन उनको दी जाती है, तब जाकर वो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल में तब्दील होती है, कन्वर्ट होती है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। और ह्यूमन कैपिटल होती है वो स्किल्स और प्रोडक्टिव नॉलेज जो कि आप एक तरीके से पॉपुलेशन को देते हो। चलिए उसके बाद देखिए, ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज जैसे लैंड और फिजिकल कैपिटल है उनसे डिफरेंट कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें पता है हमें अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स उनसे डिफरेंट कैसे होता है। तो लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, लिमिटेड, स्पेसिफाइड, वेयर एज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी नर्चर्ड थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। यार अगर आप जमीन की बात करो, फिजिकल कैपिटल की बात करो, वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्वांटिटी में लिमिटेड है, ठीक है, क्वांटिटी में लिमिटेड है, स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाया जा सकता है एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से। ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना ह्यूमन रिसोर्स के बाकी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑर्गेनाइज ही नहीं हो सकती। ह्यूमन रिसोर्स ही जमीन का, फिजिकल कैपिटल का को यूज में लेकर आता है, और लैंड और फिजिकल कैपिटल अपने आप में यूजफुल नहीं है, बट उनको यूज में लाने के लिए हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। खुद से वो यूजफुल नहीं बनते, ह्यूमन रिसोर्स की सहायता चाहिए होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, फॉर्म करना है, तो उसमें एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का क्या रोल आता है। पूरा चैप्टर पढ़ डाला, ये भी नहीं पता है क्या हमको? तो चलिए देखते हैं। ओके, एजुकेशन हेल्प्स इन एनहांसिंग द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। तो इससे नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, और एफिशिएंसी जो है सरकार और बेहतर तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाती है। एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग एसेट कंसिडर करा जाएगा इकोनॉमी के लिए, ना कि एक लायबिलिटी। क्योंकि यार एजुकेटेड पर्सन ही तो होगा जिसकी उस एजुकेशन से उसको एक जॉब मिलेगी अच्छी, जो कि कंट्री की इनकम की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर पाएगी। एक इलिटरेट इंसान उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। It is a known fact that with investment made on education health, one can yield a high return in the future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. ज़्यादा अर्न कर पाओगे, ज़्यादा सोसाइटी के टुवर्ड्स तभी कंट्रीब्यूट कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छी एजुकेशन होगी, एक अच्छी हेल्थ आपने मेंटेन करके रखी होगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ का रोल पूछ लिया। ओके, सो देखिए, healthier people have higher productivity because the health of one person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. Whereas an unhealthy person becomes a liability. Unhealthy person क्या है? Liability है। Health इस वजह से indispensable है, बहुत ज़्यादा important है for realizing one's well-being. यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, health is wealth। ये बात याद रखिएगा जिंदगी में, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बहुत डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर हल्की सी भी आपकी हेल्थ को
कुछ भी खराब होती है ना, आपका ना पूरा जो आप जो प्लानिंग करके रखते हो जिंदगी में और जो भी करके रखते हो सब खराब हो जाता है। हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप जो पैसा कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हेल्थ का ख्याल रखना, बोथ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है असली में। जो सारा पैसा कमाते हो ना, ये इसलिए कमाते हो कि एट द एंड आपकी हेल्थ सही रहे, आप एक अच्छी लाइफ जी पाएं, और वो हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके बिना मुमकिन नहीं है। तो हेल्थ, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप एक हेल्दी इंसान होगे, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, एक एसेट बन पाओगे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के कारण ही अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सकते हो। जितना मतलब काम कर सकते हो, अच्छे हेल्दी रहोगे तभी कर पाओगे। और साथ ही में अगर हेल्दी रहोगे तो कोई भी अगर डिसीज या इलनेस आएगी तो उसको आप फाइट भी कर पाओगे, ठीक है, इम्यून रहोगे उस चीज़ के। वेयर एज अगर कोई अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी होगा, एक बोझ होगा। हेल्थ एक बहुत इंडिस्पेंसिबल चीज है अपनी वेलबींग को रियलाइज करने के लिए। आगे देखिए, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। हेल्थ क्या भूमिका निभाता है एक इंसान की वर्किंग लाइफ में। नाउ लुक एट दिस, health plays a very important role in individual's life, and only a healthy person can work or perform to his or her full potential. An unhealthy person cannot work efficiently. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ आपकी वर्क लाइफ में, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप लोग ढंग से काम पर डेली बेसिस पर जा पाएंगे, काम कर पाएंगे, अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे। अगर आप अनहेल्दी हो तो पहली बात तो आप डेली बेसिस पे काम पर ही नहीं जा पाओगे, आप इनएफिशिएंटली काम करोगे, पूरे पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाओगे, आधे टाइम बीमार पड़े रहोगे, तो फिर क्या है ना, तो आपके कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हेल्दी इंसान ही चाहिए सारी कंपनीज को, ताकि वो ढंग से अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम कर सके। हेल्दी पर्सन इज एबल टू अर्न मोर एंड लिविंग अ बेटर लाइफ एंड इज एबल टू लिव अ बेटर लाइफ। बेहतर जिंदगी आप तभी जी सकते हो जब आप हेल्दी रहोगे, ज़्यादा पैसा भी तभी आप कमा सकते हो जब आप हेल्दी रहोगे। बॉडी हेल्दी है देन ओनली वन कैन परफॉर्म वेल। अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तभी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सो वी कैन से दैट हेल्थ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ किसी की भी लाइफ। हेल्थ नहीं है ठीक तो कुछ ठीक नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो बच्चों ये तीन हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। हम सभी को पता है कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है, तीन मेन सेक्टर्स में हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात होती है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। और बच्चों ये सेक्टर जो है, इसमें जो भी एक्टिविटीज आती हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो संसाधन भगवान ने हमें प्रकृति में दिए हैं, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके ही यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करा जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, हर चीज़ जो है नेचुरल रिसोर्सेज की मदद लेके की जा रही है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग का काम। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या किसी भी चीज़ का फॉर्म बदलते हो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, तो दैट एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। फिर आती है हमारी सर्विस सेक्टर या फिर हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपके टर्शरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं, उसका पार्ट होती हैं। ऑलराइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे आ जाएंगे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यार एक बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश की जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है, उसमें अपना पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब वहां पर गिनी जाती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है कंट्री की इकोनॉमी के टुवर्ड्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी दो हिस्से होते हैं, एक होती है जो मार्केट के लिए करी जाती है, एक नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अ पे और प्रॉफिट। या कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आपको पैसा मिल रहा है उस चीज का, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट एक्टिविटी। और मार्केट एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही हिस्सा है। एक और हिस्सा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कि है नॉन मार्केट एक्टिविटी, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही है। मतलब एक खेत है, मैं एग्जांपल बार बार लेती हूँ, खेत है, सपोज इस खेत का 70% जो हिस्सा है, जो फसल आई है, वो फार्मर मार्केट में बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, तो ये हो गई आपकी मार्केट एक्टिविटी। बट वहीं पर जो बाकी 30% फसल बची है, वो फार्मर जो है खुद से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, खुद से यूज कर रहा है उस 30% को, तो वो हो गई एक तरीके से प्रोडक्शन तो हुई है,
बट वो प्रोडक्शन क्या हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। तो वहां सेल्फ कंजम्पशन के लिए जहां यूज करा जा रहा है तो वो नॉन मार्केट हो गई। उसी के साथ जब हम नॉन इकोनॉमिक, अब कोई ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक ही नहीं है, दैट एक्चुअली मीन्स कि इट एड्स नो वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक कोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आप घर पे कोई काम कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उससे कोई कुछ नहीं हो रहा, ना प्रोडक्शन जनरेट हो रही है, ना इकोनॉमिक टुवर्ड्स कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि नेशनल इनकम के टुवर्ड्स कोई भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। चलिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 8th क्वेश्चन, व्हाई आर विमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। यार ये चीज हमने पहले भी जब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी हमने इसका जवाब दे रखा है, बट अभी हम फिर से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जो लो पेड जॉब्स होती हैं, जहां पे पैसा कम दिया जाता है, वहां पे ज्यादातर महिलाएं होती हैं, और जो हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स होती हैं वहां आदमी ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ऐसा है क्या कि आदमी ज्यादा पढ़ सकते हैं, औरतें उस केपेबल ही नहीं है, या औरतें उस काम के लायक ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है? औरतें हाईली पेड वैल्यू जॉब्स में क्यों नहीं है, या उनका हिस्सा इतना कम क्यों है आदमियों के कंपैरिजन में? तो लेट्स लुक एट इट। Women mostly paid less than men, and one major reason for this is the meager education qualification of women. Most women work where job security is not there, absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. यार होता क्या है, बेसिकली दिक्कत ये है कि महिलाओं को ना उतना पढ़ाया ही नहीं जाता, उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उतनी स्किल्स नहीं लेने दी जाती कि वो भी एट पार आदमियों के आ सके। बहुत बारी ऐसा भी देखा जाता है कि सेम काम करने के आदमी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, औरत को कम मिल रहे हैं। एक तो वो दिक्कत है। दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम औरतें जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है। कहाँ काम कर रही हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं, जहां पे जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, ना कोई मैटरनिटी लीव है, ना कोई चाइल्ड केयर फैसिलिटी है, ना कोई दूसरी फैसिलिटी है। अगर आप किसी दिन काम पे नहीं आए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं का शेयर ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं को एडिक्वेट एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड ही नहीं करेगी, ज्यादातर वो चीजें आदमियों को प्रोवाइड करेगी। दैट इज वाई आदमी जो है वो उस लेवल पे पहुंच गए, महिलाएं आज भी थोड़ी पीछे रह गई हैं, और उनका जो शेयर है वो लो पेड जॉब्स में ज्यादा देखने को मिलता है, हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब्स में कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जेंडर बायस की वजह से हुआ है। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। आप अनएम्प्लॉयमेंट जो शब्द है इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस इज अनेबल टू फाइंड वर्क। कि आप तैयार हो काम करने के लिए, जो वेजेस मिल रही हैं उस पर, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा। हम तो तैयार बैठे हैं बट हो नहीं रहा है कुछ। देखो, ओहो, इतनी तो थी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ऑल राइट, कोई मर्जी से नहीं कर रहा है काम तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सभी को पता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। यहाँ पे लोग दिखते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग भी देख करके, अरे सब काम कर रहे हैं। सो दे अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। इफ दीज एक्स्ट्रा पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम द फार्म देन द प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म विल नॉट डिक्रीज। अगर एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दोगे, निकाल भी दोगे, तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। People dependent upon agriculture usually face such problems, and there are certain busy seasons. Sowing, harvesting, weeding, threshing are done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. दोनों टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरियाज में ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अगर कुछ लोगों को हटा भी दोगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा है। लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब कुछ सीजन के लिए काम है, कुछ बिजी सीजन और बाकी सीजन काम नहीं है। ज्यादातर ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर होती हैं? मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। आगे देखिए, वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। पढ़े लिखे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेक्यूलियर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बच्चों हम लोग देखते हैं कि बहुत से यूथ जो है मार्टिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। स्टडी शोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैज इंक्रीज्ड फास्टर। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और भी तेजी से बढ़ गई है दैन अमंग मार्टिकुलेट्स।
अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स ऑन वन हैंड, वेल देयर इज अ डेarth ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक साइड पे आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, पर दूसरी साइड पे जिनके पास वो टेक्निकल स्किल्स है उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। दैट इज वाई इट्स अ वेरी वेरी पेक्यूलियर प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोग जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकते हैं वो एक लाइबिलिटी बन के रह गए हैं, मैन पावर वेस्ट हो रही है, और हमारी इकोनॉमी के टुवर्ड्स जो कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो यहाँ पर आप लोग अपने आप से आंसर दे सकते हैं, कौन से फील्ड में आपको लगता है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे को तो लगता है आजकल किसी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, बट हाँ बच्चों, अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने का, एक्सपैंड करने का। सो यस, टर्शरी सेक्टर आई विल से सेक्टर के हिसाब से, बट अगर आपको कोई डेफिनेट कोई फील्ड लिखना है जो आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में काफ़ी काम आने वाला है, तो आप वो भी लिख सकते हो। Okay. Can you suggest some measures in the education system to mitigate the problem of the educated unemployed? क्या आप कुछ ऐसे measures हमारे education system में बता सकते हो जिससे कि educated unemployment जो है उसको हटाया जा सके या उससे डील करा जा सके? तो चलिए देखते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करने में विश्वास रखता है, जहाँ पर एक बच्चा सिर्फ रट रट कर एग्जाम देता है और पास हो जाता है और नंबर ले आता है तो और उसको और खुशी हो जाती है। बट यार असलियत में जो आपको जॉब करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो तो प्रोवाइड ही नहीं करी जाती। दैट इज वाई देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर वोकेशनलाइजिंग दी एजुकेशन इन इंडिया, जहाँ पर आपको वोकेशनल स्किल्स भी सिखाए जाएं थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में, ताकि एक इंसान इस तरीके से डेवलप हो पाए कि वो तैयार हो, मतलब काम करने के लिए, जॉब रेडी हो जाए, कमर्शियल स्किल्स हासिल करने के लिए। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद नए सब्जेक्ट्स आने चाहिए, नए फील्ड्स ऑफ स्टडी आने चाहिए एट द स्कूल लेवल, जिससे कि आप एक फ्यूचर में करियर ऑप्ट कर सको। जिससे कहाँ पढ़ाया जाता है फोटोग्राफी और ये सब, और जैसे आजकल तो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बनने के कोर्सेज ये भी देने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करो ताकि बच्चों को पता चले कि यार यही दुनिया नहीं है अपनी, है ना, कि साइंस मैथ्स तक लिमिटेड नहीं है। इससे अलावा भी आज जो दुनिया है वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, इतने सारे फील्ड्स आ चुके हैं कि अगर एक ऑप्शन नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इनको इंट्रोड्यूस करिए, उनको पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे फ्यूचर में वो करियर ऑप्ट कर सके। एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, जॉब के तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मेड अवेलेबल टू द एजुकेटेड पीपल इन द टर्शरी सेक्टर। और हाँ, जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जा सकती हैं, जॉब्स प्रोवाइड करी जा सकती है, वहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करो। जैसे कि टर्शरी सेक्टर में वहाँ पर बहुत स्कोप है नौकरियाँ प्रोवाइड करने का, ग्रो करने का। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोवाइड करो। इससे हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हट सकती है, और साथ ही में मोर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आजकल तो भाई आईटी बहुत ज़्यादा है ही, और उसको और भी ज़्यादा यूज़ कीजिए, और भी ज़्यादा यूज़ कीजिए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विद मेनी? क्या आप लोग ऐसा कोई गांव सोच सकते हैं जहाँ पे पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी बट फिर बाद में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई? तो यार ये तो क्वेश्चन आपको खुद से आंसर करना होगा कि क्या आपको पता है कि नहीं पता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट? कौन सी चीज बेस्ट है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल? तो सभी को पता है भाई ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को बेस्ट इसलिए नहीं बोल रहे कि हम हैं इंसान इसलिए हम फेवर करें, नहीं, हम इसलिए बेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें साथ में ला ही ह्यूमन कैपिटल सकता है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है। दिस इज बिकॉज अदर रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज ऑब्वियसली हैं यूजफुल, बट उनको यूज में लेकर कौन आएगा? लाएगा ही ह्यूमन कैपिटल। अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड all by themselves, and only humans can use other resources and get productive outcomes from it. लैंड है, लेबर है, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल है, इन सब चीजों को साथ लेकर आना, उनसे प्रोडक्टिविटी निकालना, ये सारा ह्यूमन कैपिटल का काम है। तो बाकी रिसोर्सेज हैं बट उनको यूज में लाने वाला ह्यूमन रिसोर्स है। ओके, तो मेरे को लगा एकदम से पता नहीं लाइट वाइट चली गई, बट हाँ जी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो एनसीईआरटी डिस्कशन है वो हो जाता है समाप्त, वो हो जाता है कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया है डिस्कस। आई होप दैट यू ऑल लाइक द सेशन। आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो कैसे उसका जवाब पेपर में लिखना है, और बड़े प्यार से लिखना है। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को करते हैं समाप्त। अगली क्लास में मिलेंगे अलॉन्ग विद अ न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड